friends. So let's start with the next lecture of PT 365 which is judiciary part. एंड जुडिशरी पार्ट भी हम हमेशा पढ़ते हैं. बहुत सारी चीज़ें जो जुडिशरी पार्ट में इस बार रिपीट हुई हैं वो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो अब आते हैं सबसे पहला टॉपिक विच इज़ जुडिशियल अपॉइंटमेंट. जुडिशियल अपॉइंटमेंट मतलब जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वो सारी प्रोसीजर के बारे में बताएंगे. तो सुप्रीम कोर्ट अभी कंटेम्प्ट केस हियर कर रहे थे और उन्होंने देखा कि सेंटर जो है वो जजेस के अपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा डिले करता है, देखा. ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो इतना लेंदी नहीं है, इतना लॉन्ग नहीं है, और गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि अपॉइंटमेंट कर रहे हैं या फिर सेंड बैक कर रहे हैं कि मतलब अगर अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्शंस भी आपको लगेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जुडिशियल अपॉइंटमेंट, इसलिए ये न्यूज़ में था. अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हायर जुडिशरी में कैसे होता है, जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. तो अपॉइंटमेंट आपको पता है सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट है, कलीजियम के सिस्टम हमारा डेवलप किया गया. 3 जज केस आया था. सेकेंड जज केस में हमारा कलेजियम सिस्टम डेवलप किया गया. कलेजियम मतलब 3-4 जजेस का लोग मिल के जो है वो डिसाइड करेंगे कि कैसे अपॉइंटमेंट प्रोसेस किया जाएगा. तो कलेजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंटमेंट प्रोसेस हुआ. तो जजेस अपॉइंटेड होते हैं थ्रू कलेजियम सिस्टम. आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं एंड 217 में हाई कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं. अब यहाँ पे जो हमारा कलेजियम सिस्टम है वो डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ बना. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि 3 जजेस केस आए थे, तीन जजमेंट आए थे. सुप्रीम कोर्ट का कलेजियम जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है जजेस का, उनका कलेजियम जो है उसमें CJI होने चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस होने चाहिए उसमें. और हाई कोर्ट का अगर जज को अपॉइंट करना है तो CJI होने चाहिए और 2 सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के. ठीक है, अब इनिशिएशन जो है हमारे अपॉइंटमेंट का, जजेस के अपॉइंटमेंट का हाई कोर्ट में, वो हाई कोर्ट कलेजियम को दिया गया है, जो व्यूज़ सेंड करेंगे सुप्रीम कोर्ट कलेजियम को. और हाई कोर्ट कलेजियम में कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 2 सीनियर मोस्ट जजेस. तो पहले हाई कोर्ट कलेजियम जो है क्या करेंगे, हाई कोर्ट कलेजियम में कौन से मेंबर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 2 सीनियर मोस्ट जजेस. वो सुप्रीम कोर्ट कलेजियम को रिकमेंड करेंगे, व्यूज़ सेंड करेंगे कि आप जो है हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करिए. और सुप्रीम कोर्ट फिर उसके बाद जो है कलेजियम सिस्टम बनेगा, CJI + 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. Okay, so this is all about the appointment process. Now let's come to role of government in appointment of judges. तो role of government की अगर बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंडर गवर्नमेंट जो है वो इंक्वायरी जो है कंडक्ट करवा सकती है बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो फॉर कैंडिडेट्स रिकमेंडेड. और गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकती है और क्लैरिफिकेशन भी मांग सकती है कि आप मुझे बताइए कि कलेजियम की चॉइस ये क्या है, ये कौन सी है. हाउएवर अगर कलेजियम सेम नेम ना दे तो गवर्नमेंट जो है वो बाउंड होती है टू अपॉइंट देम एज अ जजेस. ठीक है, तो मतलब कलेजियम अगर सेम नेम रिकमेंड कर दी कि यही नेम्स हैं, यही जजेस अपॉइंट होंगे, तो गवर्नमेंट के ऊपर वो चीज़ बाइंडिंग हो जाती है. नाउ लेट्स कम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू जुडिशरी. तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं. कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन. किसके कंसल्टेशन के बाद, जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के एज प्रेसिडेंट को जरूरी लगता है तब. इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस को जब अपॉइंट करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी रिकमेंड कंसल्टेशन ली जाती है. फिर आर्टिकल 217 में हमारा हाई कोर्ट के जजेस को बोला गया, हाई कोर्ट के जजेस भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट. याद रखिएगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो कंसल्टेड व्हेन द हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड. इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी उनकी भी कंसल्टेशन ली जाती है. सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. तो 124 क्लॉज 2 में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है एंड 217 में हमारे हाई कोर्ट के जजेस का है. नेक्स्ट आते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स इन हायर जुडिशरी. तो फर्स्ट जज केस आया था 1981 में. सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो भी रिकमेंडेशंस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को देते हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कैन बी कन्फ्यूज्ड फॉर कोजेंट रीजन देयर बाय गिविंग ग्रेटर से टू एग्जीक्यूटिव. ठीक है, तो प्रेसिडेंट वो जो है जनरली बाउंड नहीं होती. ऐसा नहीं है कि कंसल्टेशन मतलब कि आपके ऊपर बाइंडिंग होगी. प्रेसिडेंट जो है वो मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता. नेक्स्ट सेकंड जज केस आया था 1993 में, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. यहाँ पे जो है कलेजियम सिस्टम बना था, जो कि हमने पहले भी बताया कि कलेजियम सिस्टम हमारा सेकंड जज केस में बना था. और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि CJI जो है उनको एक प्राइमल रोल दिया जाए अपॉइंटमेंट में, कि मतलब CJI
जो है वो मेन हेड रहे अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। फिर आया थर्ड जज केस 1998 में, और उन्होंने बोला कि कंसल्टेशन का मीनिंग क्या होता है अंडर आर्टिकल 124 एंड 217, और क्वेश्चन वाज वेदर द सोल ओपिनियन जो है CJI का कुड बाय इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट अ कंसल्टेशन। इसके रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई फॉर फंक्शनिंग ऑफ कलेजियम सिस्टम। तो कंसल्टेशन जो है इंपॉर्टेंट होता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट कम टू ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 312 में दिया रहता है, ठीक है। तो रिसेंटली अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे जिस दिन मनाया गया 26 नवंबर सेलिब्रेट किया गया। 26 नवंबर को आपको पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होनी चाहिए हमारे जजेस को रिक्रूटमेंट के लिए। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज होती है हमारे IAS IPS के लिए, वैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज भी होना चाहिए, जो कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे जजेस को अपॉइंट किया जा सके। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज ये भी रिफॉर्म है जो कि सेंट्रलाइज करेगा हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जजेस का, उनको एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फॉर द ऑल द स्टेट। अब जेनेसिस अगर बात करें तो 14th रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की 1958 में। उन्होंने रिकमेंड किया था पहली बार कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज होना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात करें तो आर्टिकल 312 में कॉन्स्टिट्यूशन ने इटसेल्फ मेजर बताया है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज इंक्लूड किया गया है, बट अभी तक जो है इसके बारे में कोई भी बिल या लॉ नहीं बना है। अब प्रेजेंट स्टेटस अगर बात करें रिक्रूटमेंट की तो आर्टिकल 233 एंड 234 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करते हैं अपॉइंटमेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज का होता है उनका। ऑल द जजेस जो लोअर जुडिशरी के हैं अप टू द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, वो सेलेक्ट होते हैं थ्रू प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जो हर स्टेट करवाती है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हमारी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करती है एंड द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट रहते हैं, हमारी सबॉर्डिनेट जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट के अंदर काम करते हैं ये लोग, तो जो है हाई कोर्ट को भी कंसल्ट किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। नेक्स्ट कम टू लीगल एड। वेरी इंपॉर्टेंट लीगल एड, आपने पढ़ा होगा कि जब आर्टिकल 39A आया था विच इज़ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें बोला गया कि स्टेट शैल एंडेवर द फ्री लीगल एड सर्विसेज टू द पीपल एंड ऑल। तो लीगल एड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेजेंटली अगर रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ लीगल एड अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। अब लीगल एड होता क्या है? लीगल एड का सिंपल मतलब है कि फ्री और लीगल सर्विसेज जो है आप पुअर और नीडी पीपल को प्रोवाइड करें, जो लॉयर को अवॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, जो किसी कोर्ट में जाके, जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट्स वगैरह की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, पुअर पीपल इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, कि उनको एक फ्री लॉयर प्रोवाइड करिए कि वो जो है अपनी केस जो है वो लड़ पाएँ, ठीक है। तो ये जो है लीगल एड का मतलब ये होता है। अब नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की बात करें तो इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए लीगल एड के लिए। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट पास किया गया 1987 में, जो कि स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया लीगल एड को। और यहाँ पे 3 अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई। पहली थी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दूसरी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड तीसरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो अपने रिस्पेक्टिव जगह पर जो है ये 3 अथॉरिटीज़ बनाई गई। फिर लोक अदालत जो है बनाया गया। लोक अदालत एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, जहाँ पे आप जो है कोर्ट जाए बिना ही आप जो है अपना जो केसेस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। प्री लिटिगेशन स्टेज पे ही जो केसेस हैं उनको सेटल कर सकते हैं एमिकेबली, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पैरा लीगल वॉलंटियर्स की अगर बात करें तो ये एक ट्रेंड पर्सन होते हैं जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ को असिस्ट करते हैं लोक अदालत को कि वो फ्री लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए नीडी पीपल को। फिर सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी वो कॉन्स्टिट्यूट हुई अंडर द सेक्शन 3A ऑफ LSA एक्ट 1987 कि आप फ्री लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड करें पुअर, अंडर प्रिविलेज और मार्जिनलाइज सेक्शन को। अब जो पैट्रन ऑन चीफ होते हैं सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। और मेंबर कितने होते हैं? चेयरमैन होता है जो कि सिटिंग जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 9 मेंबर्स अलग होते हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। फिर आते हैं डिज़ाइनिंग इनोवेशन सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस विच इज़ दिशा स्कीम। ये इंट्रोड्यूस किया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कि हमारी जो हमारी जो जुडिशरी है वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और एक सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक एजुकेशन कम्युनिकेशन बढ़ाएं मटेरियल फॉर द मासेस। अब इसके बहुत सारे कंपोनेंट है। पहला है न्याय बंधु, दूसरा है टेली लॉ, तीसरा है लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम,
जो वल्नरेबल सेक्शन के लिए चालू किया गया है। फिर न्याय मित्र स्कीम आई जो 2017 में लॉन्च की गई कि जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है इन गेटिंग मोर देन 10 ईयर ओल्ड पेंडिंग कोर्ट केसेस डिस्पोज्ड ऑफ बाय प्रोवाइडिंग लीगल एड टू द लिटिगेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वहाँ पे अगर 10 साल से ज़्यादा पेंडिंग केसेस है तो वहाँ पे लीगल एड जो है लिटिगेंट्स को प्रोवाइड किया जाए। फिर आए सुप्रीम कोर्ट मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड स्कीम। यहाँ पे मिडिल इनकम ग्रुप जो सिटीजन्स हैं उनको जो है जिनका पैसा जिनकी इनकम 60,000 से कम है और 7,50,000 पर एनम से कम है तो उनको जो है लीगल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्कीम्स जो लीगल एड के लिए लॉन्च की गई। अब नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की अगर बात करें तो आपको पता है स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि लीगल सर्विसेज एक्ट के थ्रू स्टेब्लिश की गई है। कंपोजिशन की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो पैट्रन इन चीफ होते हैं एंड सर्विंग रिटायर्ड जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। फंक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली लीगल सर्विसेज वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करना, ऑर्गेनाइज करना लोक अदालत, ये जो प्री लिटिगेंट केसेस हैं उनको सेटल कर पाए। एलिजिबल लिटिगेंट्स अगर बात करें इसमें कौन कौन से लिटिगेंट एलिजिबल है कि आप इसके अंदर कि वो अपना केस लेकर जा सकते हैं, तो विमेन एंड चिल्ड्रन, मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी और इन कस्टडी एट्सेट्रा। अब पर्सन जिनकी एनुअल इनकम जो है लेस है जितना अमाउंट प्रिस्क्राइब किया है गवर्नमेंट ने एंड लेस है 5 लाख से, तो वो भी पर्सन जो है यहाँ पे लिटिगेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो जिनकी 5 लाख से इनकम कम है और दूसरी जिनकी जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई अमाउंट प्रिस्क्राइब किया है अगर उससे कम है तो वो भी जो है एलिजिबल लिटिगेंट्स होंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नेक्स्ट कम टू व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू लीगल एड। तो फर्स्ट है आर्टिकल 39A जो कि हमने बताया DPSP का पार्ट है। यहाँ पे स्टेट को बोला गया कि स्टेट जो है फ्री लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड करे विद सुटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम। फिर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में बोला है कि हर जो पर्सन है जो अरेस्ट होता है, इम्प्रिजेंट होता है, डिटेन्ड होता है, उसके पास राइट है कि उसको लॉयर दिया जाए रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर ऑफ देयर चूजिंग। ठीक है, इट इम्प्लिसिटली रिकग्नाइज द राइट टू लीगल असिस्टेंस। नेक्स्ट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की बात करें तो MH हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू फ्री लीगल एड जो है वो ड्यूटी है गवर्नमेंट की और वो आर्टिकल 21 के अंदर आती है विच इज़ पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। फिर हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भी बोला लीगल सर्विसेज जो है वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे फेयर और रीजनेबल प्रोसीजर का जो कि आर्टिकल 21 में आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्री लीगल एड सर्विसेज। नेक्स्ट आते हैं मीडिएशन एक्ट। मीडिएशन एक्ट की अगर बात करें तो मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, कॉन्सिलिएशन ये एक प्रकार के ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म हमने देखा अभी, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोक अदालत ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म है कि आप बिना कोर्ट के जाए ही आप कोर्ट से पहले ही अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उसको सेटल कर लें, उनको ADRs बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी एसेंट दे दिया है मीडिएशन एक्ट 2023 को कि मीडिएशन को आप जो है एज अ प्रिफर्ड मोड ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की तरह यूज़ करें। अब व्हाट इज़ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो ये जो है डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, बोला जाता है, बट ये जो है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं विदाउट अ ट्रायल। ठीक है, अब अदर स्टेप्स बात करें ADR के लिए इंडिया में तो आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 आया, फिर आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट 2019 आया और उन्होंने आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है स्टेब्लिश किया। नेक्स्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट जो हमने ऊपर पढ़ा, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर एक्ट 2019 जहाँ पे न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया गया फॉर फैसिलिटेटिंग इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। कमर्शियल कोर्ट्स बनाए गए, ठीक है, जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स को देखेंगे। फिर सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन, ये एक यूनिफॉर्म एफिशिएंट फ्रेमवर्क है जो इंटरनेशनल सेटलमेंट होते हैं मीडिएशन के थ्रू, उनको देखते हैं। अब व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ ADR, तो सबसे पहले आते हैं नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं और कोई एक पर्सन है, हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है,
ठीक है। डायरेक्टली हम ट्रेडिशनली जो है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, किसी एक पर्सन को अपॉइंट नहीं करेंगे वो हमें सॉल्व करें, हम खुद ही एक दूसरे से नेगोशिएट करके अपनी डिस्प्यूट्स जो है सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं मीडिएशन। मीडिएशन एक बहुत फ्लेक्सिबल प्रोसेस है जो कि इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है, किसी भी टाइम पर आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अब बोला गया तो अभी यूज़ करते हैं, आप कभी भी मीडिएशन जो है प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। अब कोलैबोरेटिव लॉ बोथ पार्टीज़ जो है एक कोलैबोरेटिव अटॉर्नी को अपॉइंट करती हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं दोनों अथॉरिटीज़, और बोथ पार्टीज़ एग्री करती हैं कि वो लिटिगेट नहीं करेगी। नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है जो डिसीजन देता है, उसके डिसीजंस को अवॉर्ड बोला जाता है। जैसे ही वो एविडेंस के साथ अपना प्रेजेंटेशन करता है तो उसका डिसीजन फाइनल होता है और उसको अवॉर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सिलिएशन। यहाँ पे एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी अपॉइंट की जाती है जो कम्युनिकेट करती है दोनों पार्टीज़ के साथ और एक्सचेंज करती है इन्फॉर्मेशन और जितने भी ऑप्शंस है उसका सेटलमेंट करती है। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ ADR। नेक्स्ट कम टू व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ मीडिएशन एक्ट जो अभी बना है हमारा 2023 का। तो सबसे पहले यहाँ पे मीडिएशन डिफाइन किया गया है। व्हाट इज़ मीडिएशन? तो इसका मीडिएशन का मतलब जो प्री लिटिगेशन मीडिएशन होते हैं, ऑनलाइन मीडिएशन कवर होते हैं, कम्युनिटी मीडिएशन कवर होते हैं, तो ये सारे मीडिएशन को कवर करता है। पार्टीज़ जो है attempt to reach an amicable settlement for their dispute with the assistance of third party referred to as mediator। तो थर्ड पार्टी को अपॉइंट करेंगी दोनों पार्टीज़, जिसको थर्ड पार्टी का नाम दिया जाएगा मीडिएटर, और वो मीडिएटर जो है उनके डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट करवाएगा। नेक्स्ट वॉलेंट्री प्री लिटिगेशन मीडिएशन। पार्टीज़ जो है वो अटेम्प्ट कर सकती हैं कि वो सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट जो है वो मीडिएशन के थ्रू सेटल करें बिफोर अप्रोचिंग एन कोर्ट और ट्राइब्यूनल। तो कोर्ट और ट्राइब्यूनल जाने से पहले वो मीडिएशन के थ्रू सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट्स को सेटल करें। नेक्स्ट जो डिस्प्यूट मीडिएशन के अंदर नहीं आते वो कौन कौन से हैं? पहला डिस्प्यूट जो मीडिएशन के अंदर नहीं आता जो अगर माइनर से रिलेटेड है, अगर किसी बच्चे से रिलेटेड है, अनसाउंड माइंड पर्सन अगर अपने माइंड में नहीं है, पर्सन अगर दिमाग से नहीं ठीक है, तो उसमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अगर इन्वॉल्व कर रहा है तो वो डिस्प्यूट मीडिएशन के थ्रू नहीं सेटल किए जाएंगे। और राइट्स जो है अगर थर्ड पार्टी की इफेक्ट हो रही है तो भी वो डिस्प्यूट मीडिएशन में नहीं आएंगे। फिर आते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। ऑब्वियसली टेरिटोरियल जो ज्यूरिडिक्शन है ऑफ द कोर्ट उसी के अंदर होना चाहिए मीडिएशन, ठीक है, अनलेस पार्टीज़ एग्री अदरवाइज कि वो मीडिएशन को ऑनलाइन मोड में ले जाना चाहती हैं। अब टाइम लाइन क्या है मीडिएशन कंडक्ट करने के लिए? तो मस्ट बी कम्प्लीटेड विद इन 120 डेज़, 120 डेज़ में कंप्लीट होना चाहिए। और बाय अनदर अगर बात करें तो 60 डेज़ और ज़्यादा दिया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज़। और पार्टी जो है कभी भी मीडिएशन प्रोसेस मतलब विड्रॉ कर सकती है, और कभी भी कब विड्रॉ कर सकती है? 2 सेशंस के बाद ही। अब कोर्ट ने बोला है कि जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाएंगे उसी के थ्रू जो है मीडिएशन कंडक्ट किया जाएगा। ओके, फिर आते हैं मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया है। मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया में चेयरपर्सन होंगे, 2 फुल टाइम मेंबर होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस हो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, एक पार्ट टाइम मेंबर होगा, लॉ सेक्रेटरी हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, ये सारे, और 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। फिर आते हैं मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है इस एक्ट में। तो ये एक बॉडी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जो मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी फॉर कंडक्टिंग मीडिएशन। और मीडिएशन जो है वो अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा, और वो अथॉरिटी किसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी? अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, ऑल्सो उसके थ्रू भी हो सकती है। फिर कंडक्ट ऑफ कम्युनिटी मीडिएशन। कंडक्ट ऑफ कम्युनिटी मीडिएशन इसलिए किया गया कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें और जो पीस और हार्मोनी को इफेक्ट कर रहे हैं उनको ख़त्म करें बाय द पैनल ऑफ 3 मीडिएटर्स। एनफोर्सिबिलिटी की अगर बात करें तो एग्रीमेंट जो होगा वो बाइंडिंग होगा, एनफोर्सेबल होगा अगर एक बार दे दिया गया एज द सेम मैनर जैसे कोर्ट के जजमेंट होते हैं। वर्डिक्ट जो है वो चैलेंज किया जा सकता है विद इन 90 डेज़। मीडिएटेड सेटलमेंट जो है वो चैलेंज सिर्फ 4-5 ग्राउंड्स पे किए जाते हैं, जैसे कि फ्रॉड किए जा सकते हैं, फ्रॉड, करप्शन, impersonation and dispute not fit for mediation only. So these are the features of Mediation Act 2023. I hope आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट कम टू लोक अदालत। लोक अदालत अभी हमने इसके पिछले वाले उसमें देखा। लोक अदालत जो है ये भी एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म का होगा मतलब होता है कि जो भी हमारे सेटलमेंट है, जो भी हमारे डिस्प्यूट है, वो हम विदाउट कोर्ट जाए ही सेटल कर लें, और ये बहुत चीपर और स्पीडी प्रोसेस होता है।
की एस्पेक्ट की अगर बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट लोक अदालत का अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट हुआ है। इसमें नेशनल लोक अदालत है, स्टेट अथॉरिटी है, और हाई कोर्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल और तालुक लेवल है। नेशनल लेवल जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे अपने लोक अदालत बैठती है, वेयर ऑन अ सिंगल डे, और लोक अदालत जो है थ्रू आउट द कंट्री होती है। नेशनल लोक अदालत, मोबाइल लोक अदालत जो भी वो भी ऑर्गेनाइज किया गया है। जुरिडिक्शंस की अगर बात करें तो डिस्प्यूट और केसेस जो भी पेंडिंग है कोर्ट ऑफ लॉ में एट प्री लिटिगेशन स्टेज, वो डिस्प्यूट्स इसके अंदर आते हैं। नेचर ऑफ केसेस कैसे कैसे आ सकते हैं? सिविल, मैट्रिमोनियल, लैंड डिस्प्यूट्स, पार्टीशन डिस्प्यूट्स, लेबर, नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस। पावर्स की अगर बात करें तो सिविल कोर्ट की पूरी तरह पावर दी गई है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और डिसीजंस और अवार्ड जो है वो बाइंडिंग होंगे इस दोनों पार्टीज़ पे, और इसके अगेंस्ट अगर इन्होंने एक बार बोल दिया कि ये होना है तो यही होगा। कोई भी अपील किसी भी कोर्ट में लाई नहीं हो सकती अगेंस्ट द लोक अदालत, याद रखिएगा, कोई भी अपील लाई नहीं हो सकती। बट यहाँ पे मीडिएशन में अपील लाई हो सकती है, यहाँ पे कोई भी अपील नहीं हो सकती। अब आते हैं मॉडल प्रिजन एक्ट 2023। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 प्रिपेयर किया है, जो कि हमारे प्रिजन एक्ट है 1894 का, उसको रिप्लेस करेगी। ऑब्वियसली 1894 का प्रिजन एक्ट है तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने बनाया होगा, तो वो उनके हिसाब से उस टाइम के हिसाब से रहा होगा, इसलिए उसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। अब क्या क्या प्रपोजल इंक्लूड किए गए हैं मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 में? तो पहली चीज़, गुड कंडक्ट को एनकरेज करने के लिए उन्होंने बोला है कि प्रोविजंस जो है पेरोल, फॉरलॉग और रेमिशंस के लिए प्रिजनर्स को देना चाहिए। पेरोल का मतलब होता है सिंपल, पेरोल का सिंपल मतलब होता है कि किसी कंडीशन के बेसिस पे हम प्रिजनर्स को रिलीज़ कर रहे हैं, और उनका जो है कुछ टाइम के लिए जो सेंटेंस है, मान लीजिए 1 साल के लिए जेल है, तो कुछ टाइम के लिए उनका जेल जो है सस्पेंड कर रहे हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। तो कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर, फॉर एग्जांपल प्रिजनर प्रेग्नेंट है तो उसको छोड़ दिया हमने कुछ टाइम के लिए, प्रेगनेंसी तक के लिए, तो ये हो गया पेरोल का मतलब। फॉरलॉग का मतलब जो होता है, जो उन केसेस के लिए एप्लीकेबल होता है जो लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट, जो बहुत सालों तक इम्प्रिजेंट है, तो इसमें जो है प्रिजनर्स को रेमिशन, मतलब उनका जो सेंटेंस है उसको रिड्यूस किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फॉरलॉग। फिर बेल का मतलब होता है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ रिलीज फ्रॉम प्रिजनर्स ऑफ अ पर्सन अवेटिंग ट्रायल और एन अपील। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉरलॉग, पेरोल एंड बेल के लिए बताया गया है। नेक्स्ट, फॉर रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन, तो एटीट्यूडनल चेंज जो है प्रिजनर्स के तरफ ले आइए, और वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए विमेंस के लिए सेपरेट एकोमोडेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन में, और हाई सिक्योरिटी जेल्स होनी चाहिए। अदर मेजर्स की बात करें तो ओपन, सेमी ओपन जेल्स होने चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट्स के साथ अवेलेबल होना चाहिए प्रिजनर्स के लिए, अलॉन्ग विद प्रिजनर्स एक्ट 1894, प्रिजनर्स एक्ट 1900 एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1950, उसको भी रिव्यू किया जाएगा और इसी एक्ट में एसिमुलेट किया जाएगा। व्हाट आर द प्रिजन रिफॉर्म्स कमेटी कौन कौन सी बनी? पहली आई थी सेंट सर एलेक्जेंडर कैड्यू कमेटी 1919 से 20, और फिर मुल्ला कमेटी आई थी 1980 से 83 में। अब आते हैं प्रिजन्स एक्ट 1894। ये एक फर्स्ट लिटिगेशन था जब हमारे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने लाए थे फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन्स इन इंडिया, जो हमारी जेल्स हैं, और उन्होंने रिकमेंड किया, ये किसके रिकमेंडेशन पे बेस्ड है? जो लॉर्ड मैकॉले 1936 में आए थे उनके रिकमेंडेशन पे बेस्ड था, और उन्होंने प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी अपॉइंट की थी, ठीक है। और इन्होंने प्रिजन को डिफाइन किया था, वो जेल, वो प्लेस जो परमानेंटली और टेम्परेली प्रिजनर्स को रखने के लिए बनाया गया हो, एक्सक्लूडिंग पुलिस कस्टडी एंड सब्सिडरी जेल। और ये इन्होंने प्रिजनर्स के एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और विजिट्स के लिए भी बहुत सारे रूल्स ले डाउन किए थे। नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड रिलेटेड टू प्रिजन्स। 7th शेड्यूल की अगर बात करें तो प्रिजन्स और पर्सन जो डिटेन्ड होते हैं वो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कैसे करना है प्रिजन्स का। फिर आर्टिकल 39 है, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है फ्री लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। अदर इंपॉर्टेंट एक्ट्स की बात करें तो रिपेट्रेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो मोहम्मद गैसुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1977 सुप्रीम कोर्ट 1926, कोर्ट ने स्ट्रांगली बोला था कि जो इम्पॉर्टेंस है हमारे प्रिजन्स में, मतलब जेल्स में जो इम्पॉर्टेंट है हॉस्पिटल सेटिंग की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थेरेपेटिक गोल होना चाहिए इम्प्रिजनमेंट का। फिर प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन आया 1980 में, उन्होंने बोला कि कोई भी कंपल्सिव नीड नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारे पर्सन हो। फिर शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आया रिलेटेड टू कस्टोडियल वायलेंस टू विमेन प्रिजनर्स इन जेल।
ओके, सो नेक्स्ट कम टू अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो आर्टिकल 142 वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 142 में जो है सुप्रीम कोर्ट की पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसलिए ये न्यूज़ में कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 142 डाइवोर्स को ग्रांट किया है, जहाँ पे मैरिज जो है वो ब्रेकडाउन हो गई है और डिस्पेंसिंग विद द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। अब आर्टिकल 142 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो कंप्लीट जस्टिस करे बिटवीन द पार्टीज़, जहाँ पे लॉ हमारा नहीं पहुँच पा रहा है और लॉ हमारा रेमेडीज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। तो वाइल पावर जो है आर्टिकल 142 आर स्वीपिंग इन नेचर, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि उसकी स्कोप बहुत सारे जजमेंट के थ्रू उन्होंने उस स्कोप डिसाइड की। फॉर एग्जाम्पल प्रेमचंद्र गर्ग केस आया, जहाँ पे उन्होंने पावर जो है आर्टिकल 142 के अंदर बताई कि इन्हीं केसेस में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में स्कोप आर्टिकल 142 का हाईलाइट करते हुए बोला कि वो कंपनसेशन भी प्रोवाइड करेंगे विक्टिम्स को। फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1998 में, और इसी में सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है अंडर आर्टिकल 142 आर सप्लीमेंट्री एंड कुड नॉट बी सप्लीमेंट और ओवरराइड द सब्सटेंशियल लॉ। फॉर एग्जाम्पल लॉ अगर वर्क नहीं कर पा रहे तो सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 142 जाके काम कर सकती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है जो भी लॉ बनाए उसको ओवरराइड कर पाए। तो दिस इज़ आर्टिकल 142। नेक्स्ट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टोपल। ठीक है, अभी अग्निपथ स्कीम हियर करते हुए पार्टीज़ जो हमारे कोर्ट जा रही थी सिविल एक्शन के लिए, उन्होंने अभी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टोपल जो है एक डॉक्ट्रिन बताया। अब ये डॉक्ट्रिन होता है, ये डॉक्ट्रिन जनरली डेवलप्ड कॉन्सेप्ट डेवलप्ड है इन कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ। जो कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज होते हैं फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम करते हैं उसमें, फॉर एग्जांपल कोई एग्रीमेंट है कि आप इतने टाइम तक काम कर सकते हो, तो उन चीज़ों में ये वाला जो डॉक्ट्रिन है वो यूज़ है। इट एसेंशियली क्या प्रिवेंट करता है अ प्रॉमिसर फ्रॉम बैकिंग आउट ऑफ एन एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल मी एंड यू आर इन एग्रीमेंट, सम एग्रीमेंट, वी आर डूइंग सम वर्क इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एंड अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह, फॉर एग्जाम्पल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया आपके साथ और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं फुलफिल कर रही हूँ और उस से बैकिंग आउट कर रही हूँ ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज़ नो कंसिडरेशन, तो उसी को बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टोपल। ठीक है, इट इज़ इन्वोक्ड बाय अ प्लैनेटिव टू एंश्योर एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और सीक कंपनसेशन फॉर फेलियर टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन। फिर आते हैं नार्को एनालिसिस टेस्ट। रिसेंटली रेसलर्स प्रोटेस्ट किए दिल्ली में कि उनको जो है नार्को टेस्ट जो अंडरगो करते प्रोवाइडेड दैट कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे। एज अ पार्ट ऑफ नार्को टेस्ट आपको अगर बात करें तो सोडियम पेंटोथल जो है एक ट्रूथ सेरम है, वो इंजेक्ट किया जाता है पर्सन की बॉडी में कि वो सेल्फ कॉन्शियसनेस अपनी भूल जाए और सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी बता दे। तो सुप्रीम कोर्ट इन सेल्वी एंड ओआरएस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 में रूल किया कि नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग एंड पॉलीग्राफ टेस्ट वो सिर्फ तभी कंडक्ट किया जाएगा जब आप पर्सन से उसका कंसेंट ले लेंगे कि आपके ऊपर ये टेस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये जजमेंट बेस्ड था आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 पे, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब नार्को एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो जनरली एडमिसिबल नहीं है कि कोर्ट में प्राइमरी एविडेंस की तरह यूज़ किया जाता है। ये सेकेंडरी एविडेंस की तरह आप यूज़ कर सकते हैं बट प्राइमरी एविडेंस की तरह नहीं यूज़ कर सकते। हाउएवर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर हो रही है विद द हेल्प ऑफ वॉलंटरी एडमिनिस्टर्ड टेस्ट, रिजल्ट कैन बी एडमिटेड। नेक्स्ट आते हैं रिक्यूज़ल बाय द जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस ने अभी रिफ्यूज़ किया कि अपने आप को रेस्क्यू नहीं कर सकते आप किसी भी केसेस से। तो वेनेवर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है बिटवीन द जजेस एंड द पार्टीज़, तो जज जो है वो खुद ही अपने आप जो है अपने आप को बाहर कर सकता है उस केस से, विड्रॉ फ्रॉम द केस टू प्रिवेंट द परसेप्शन ऑफ बीइंग बायस्ड। ठीक है, अब काइंड ऑफ रिक्यूज़ल की अगर बात करें तो ऑटोमेटिक होता है जहाँ पे जज जो है खुद बोल दे कि मैं इस केस में नहीं आऊँगा, मैं इस केस से विड्रॉ करता हूँ। और दूसरी चीज़, व्हेन कोई भी पार्टी जो है रिक्यूज़ल को रेज़ करे कि आप जो है आप इस केस से रिज़ाइन, मान लीजिए कोई जज बैठा है और 2 पार्टीज़ हैं डिस्प्यूट में, तो वो बोल रही हैं कि अरे ये तो इस पार्टी की तरफ बायस्ड है, तो तब पार्टीज़ भी जो है रेज़ कर सकती हैं और उस जज को पर्सनल इंटरेस्ट के बेसिस पे उसको वहाँ से रिक्यूज़ किया जा सकता है।
ओके। तो और इंडिया में अगर बात करें तो ऐसा भी कोडिफाइड रूल्स नहीं है जो रिक्यूज़ल को गवर्न करते हैं। अब डिसीजन जो है रिक्यूज़ का वो जनरली हमारे डिस्क्रिशन होता है जजेस का, कि जजेस अपने से ले सकते हैं डिसीजन। और इफ़ जजेस रिक्यूज़ हिमसेल्फ तो केस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक बेंच अलॉट करेंगे और उनके थ्रू केस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम इन सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है ये लॉयर होते हैं इंडियन लीगल सिस्टम के, जो कि रजिस्टर्ड और रिकग्नाइज्ड होते हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट और वो क्या करते हैं, उनका वर्क क्या होता है, क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। अब एडवोकेट्स एक्ट जो है वो दो काइंड के एडवोकेट्स बताता है, सीनियर एडवोकेट्स एंड द एडवोकेट्स। सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स रूल मेकिंग पावर अंडर आर्टिकल 125 उन्होंने प्रोविजन बताया है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का। अब सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 में प्रिस्क्राइब है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सिर्फ वही एंटाइटल है कि वही जो है मैटर फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर फाइल कर सकते हैं तो सिर्फ उन्हीं के पास पावर है। और सीनियर एडवोकेट जो है वो उनको पावर नहीं है कि वो अकेले चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में, वो उनको आप जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ ही अपीयर होना पड़ेगा। फिर आते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्कीम। यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्कीम। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो स्कीम जो है 2019 में लॉन्च हुई। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस लॉ एंड जस्टिस जो है वो हमारी इम्प्लीमेंट करती है। सेंट्रल शेयर जो है वो फ़ंड आता है निर्भया फ़ंड से, जो कि हमारे विमेन की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं वो जनरली डेडिकेटेड कोर्ट्स हैं, जो भी रेप केसेस होते हैं और जो भी पॉस्को एक्ट के अंदर जो भी हमारे चिल्ड्रन हैं उनके साथ जो केसेस होते हैं उनको हियर करने के लिए। एनैक्टमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ एक्ट 2018 जहाँ पे इंस्ट्रिंजेंट पनिशमेंट डेथ पेनल्टी फॉर रेप ऑफेंडर्स दिया गया है, इसी के कारण जो है हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को लिंक किया गया है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से। फिर आते हैं नारी अदालत। नारी अदालत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आया होगा कि विमेंस के लिए है। तो इज़ अ पार्ट ऑफ संबल इस सब स्कीम अंडर मिशन शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। अब मिशन शक्ति का एम यही है कि विमेन की सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट स्ट्रेंथन करे। नारी अदालत विमेन को एक अल्टरनेटिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है कि आप जो है केसेस रिजॉल्व करें पीटी नेचर के जो भी हमारी ग्राम पंचायत लेवल पे हमारी विमेन फेस करती हैं। और ये प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं हमारी विमेन की अवेयरनेस बढ़ाएगा, जनरेशन की अवेयरनेस और इम्प्रूवमेंट करेगा स्कीम्स फॉर इफेक्टिव पब्लिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। फिर न्याय विकास पोर्टल। अब न्याय विकास पोर्टल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने बनाया है, क्रिएट किया गया है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन है हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन जुडिशरी, तो उसके लिए ये बनाया गया है। अब न्याय विकास डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का है, उन्होंने बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ जो है डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट जुडिशरी में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमको करना है। सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप जो है कोर्ट हॉल्स को कंस्ट्रक्ट करिए, रेसिडेंशियल यूनिट बनाइए फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स, जजेस एंड जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एट्सेट्रा। फंडिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 9:10 बेसिस पे, यूनियन टेरिटरी में 100 और रिमेनिंग स्टेट में 60:40 बेसिस पे आएगी। अब आते हैं जुडिशियल क्लॉक्स। जुडिशियल क्लॉक्स क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम है जो कि इंस्टॉल किया गया है हर कोर्ट में, कॉम्प्लेक्सेस जो है हमारे हाई कोर्ट के उनमें। ये इनिशिएटिव स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करेगा अबाउट जो भी हमारे कोर्ट के की पैरामीटर्स हैं, अवेयरनेस बताएगा अमंग द पब्लिक बाय प्रोवाइडिंग बर्ड आई व्यू ऑफ कोर्ट रिलेटेड डेटा। अब आते हैं टेक्नोलॉजी इन जुडिशरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन किया है सारे हाई कोर्ट को कि आप जो है सारे हाई कोर्ट डिजिटलाइज होइए फॉर लोअर कोर्ट्स रिकॉर्ड। अदर इनिशिएटिव ई कोर्ट मिशन है डिजिटलाइजेशन के लिए। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि ट्रांसफ़र जो डेटा है वो बहुत सीमलेस बेसिस पे हो पाए। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फास्टर, ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है कि जो भी हमारे कोर्ट के सॉफ्टवेयर्स हैं टू ट्रांसमिट कोर्ट ऑर्डर स्विफ्टली। फिर सुवास स्कीम, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर जो इंग्लिश जजमेंट को ट्रांसलेट करेंगे रीजनल लैंग्वेजेस में। ESCR पोर्टल, ये एक डिजिटल वर्जन है एपेक्स कोर्ट जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इन सेम मैनर जो हमारे ऑफिशियल लॉ रिपोर्ट में होते हैं। फिर इंडियन जुडिशियल रिपोर्ट। तो इंडियन जुडिशियल रिपोर्ट अभी रिलीज़ की है टाटा ट्रस्ट ने इन कोलैबोरेशन विद सेवरल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल जस्टिस, दक्ष और ये सब। और ये रिपोर्ट जो है वो हमारे हर स्टेट को रैंक करती है इन कैपेसिटिंग इट्स मेजर जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म जुडिशरी के बेसिस पे पुलिस, प्रिजन्स और लीगल एड। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ जुडिशरी। आई विल स्टार्ट
election tomorrow. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.